मॉर्निंग। आप सबको डॉक्टर प्रीति का नमस्कार। आरोग्य विचार के तीसरे अध्याय में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फर्रुखाबाद की तरफ से प्रस्तुत ये कार्यक्रम आरोग्य विचार में आज चर्चा का विषय है निदान परिवर्जन। तो आज निदान परिवर्जन के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे बीच आई हैं रोग निदान डिपार्टमेंट की प्रोफेसर और एचओडी डॉक्टर शुभा आर सोंडूर मैम। सो आइए स्वागत करते हैं मैम का। मैम नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। नमस्ते। तो जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है, जो निदान के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे मैम से। सो मैम ये बताइए कि ये निदान एक्चुअली होता क्या है। हर एक व्याधि को कुछ कारण होता है, उसी को हम निदान कहते हैं। अगर हम उस कारण को भी मिटा दें या फिर शुरू में व्याधि की जो शुरुआत में हमने अगर उसको अवॉइड करने की कोशिश करें तो आगे होने वाली भयंकर व्याधि से हम बच सकते हैं। हालांकि आजकल हम क्या करते हैं, जब व्याधि हो जाता है तब हम अपने आप नुस्खा इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। जिस दिन बहुत ज़्यादा व्याधि से सेहत बिगड़ जाती है उस वक्त बहुत सारे आम नुस्खे हम यहाँ वहाँ से ढूंढ के करते हैं, फिर आगे डॉक्टर्स को अप्रोच करते हैं जिस वक्त हमारा बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस हालत में हमें क्या करना है, अपने आप को सक्षम करने के लिए इनिशियल स्टेज में अगर हमें पता चल रहा है, शुरुआती में अगर हमें अपने शरीर के बारे में ध्यान रखा हुआ है तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। मान के चलो कोई भी डिसीज़ हो रहा है, हमारे लिए सिंपल बैक पेन हो रहा है तो हमें 2-3 दिन के बारे में ज़्यादा हो रहा है तो उसका आप्त सलाह के लिए अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाना चाहिए। अगर हमें पता चल गया कि इस कारण से ये व्याधि हो रहा है तो उसको अवॉइड करना ज़रूरी है। हमारा आयुर्वेद शास्त्र में तो ये कहा जाता है, अगर पथ्य फॉलो करें या फिर दिननीति का जो हमारा देह के लिए जो हित है उसको फॉलो करें तो उससे व्याधि अपने आप कम हो जाती है, मिट जाती है। ये भी कहा जाता है, अगर जिस व्यक्ति को पथ्यापथ्य करता है उसका व्याधि का नज़दीकी नहीं आती, और अगर वो पथ्यापथ्य फॉलो नहीं करता उसमें आहार के साथ साथ कि जितने भी दवाई दे दो उसका कुछ भी लागू नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि इनिशियल स्टेज में अपना खुद का दिमाग ना इस्तेमाल करते हुए विशेषज्ञों के पास जाके अपना बीमारियों का आपकी सलाह को लेना बहुत ज़रूरी माना जाता है। बिल्कुल मैम, ये जो आपने बात बताई कि जैसे कि बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण बीमारियां हो रही हैं, तो सबसे पहले हमें उन कारणों को पहचानना ज़रूरी है। और मैम एक चीज़ आपने उसमें बताई कि पथ्य और अपथ्य, तो ये पथ्य क्या होता है और अपथ्य क्या होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ये बहुत आम से हमने हर घर में ये फॉलो करते हैं कि अगर कोई हित है और उस सीज़न के हिसाब से, उस मौसम के हिसाब से अगर हमारा बॉडी के लिए सही है, हमारा देह के लिए सही है तो वो पथ्य है। और अपथ्य वो होता है जिसको हमें जीभ के लिए बहुत अच्छा लगता है, मन के लिए भी अच्छा लगता है, लेकिन देह में अगर हमने खा लिया तो उसके आगे चल के उसका असर गलत होते हुए बीमारी की तरफ ले जाते हैं। जैसे हर कोई मौसम में सब कुछ नहीं खा सकते, आम का अलग मौसम रहता है, सेब का अलग मौसम रहता है। अब मैं मान के चलो सारे साल भर मैं सेब खाऊंगी तो मेरा सेहत बिगड़ जाएगा। इसको हमें जिस वक्त जो मौसम में मिल रहा है उस आहार विहार का पद्धति को जो हमारे पुश्तैनी जनों से आ रहे, दादी नानी जो लोग कह रहे हैं, उसको फॉलो करते हुए अगर हमने उसको चला लिया तो हमारा आरोग्य सुखदायक रहती है। बिल्कुल मैम, तो ये जो चीज़ें हैं जैसे कि मैम ने बहुत अच्छी बात बताई ना, मुंह को स्वाद लगता है लेकिन अपने शरीर के लिए खराब होता है। हम सब इन चीज़ों को पहचानते हैं। हम लोग पानी पूरी खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन चीज़ है कि ये हमारी बॉडी के लिए खराब होता है। तो यही अपथ्य है। और बाकी सीज़न वाइज जैसे कि मैम बता रही हैं, सीज़न वाइज बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें नहीं खानी चाहिए। दिन में टाइम को लेके भी बहुत सारी चीज़ें होती है, रात में नहीं खाई जाती, बहुत सारी चीज़ें दिन में नहीं खाई जाती। तो ये सारे अपथ्य में आते हैं, और जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है वो तो पथ्य है। मैम ने बहुत ही अच्छे से बताया ये। सो मैम एक चीज़ मैं और पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, हम लोगों की जीवन शैली बदल रही है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए।
तो ये इसका कुछ जैसे आयुर्वेद में कुछ बताया गया है कि हमें दिन भर में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? डेफिनेटली बताया गया है। हम इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। कोई भी व्याधि होने से पहले हमारा खुद का किया हुआ जानते हुए भी कभी कभी हम गड़बड़ कर देते हैं। उस हमारी गलतियों के लिए हमारा देह उसमें उत्तर देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज में हमने उसको रिकॉग्नाइज ना करते हुए अनदेखा कर लिया तो आगे चल के इसका भयंकर सा जो उसका भरपाई है हमें ही करना है। और हमारा भारत देश ऐसा है, आम नुस्खे बहुत ज़्यादा मिल जाती है और आप्त सलाह से ज़्यादा उचित सलाह मिल जाती है। कभी कभी ये गलत भी हो सकती है, उसको हमने अगर अपने जीवन में लगा लिया तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे हम सभी को पता है मोबाइल ज़्यादा देखना गलत है, लेकिन दिन भर हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है तो बहुत सारी बीमारी आ रहा है। हमें इनिशियली तो पता नहीं चलती, तो आँखों के ऊपर तो असर होता ही है और हाथों के छोटे छोटे जॉइंट्स जो रहते उसमें भी असर होती है। जैसे कंटिन्यूस पकड़ने से हाथों के ऊपर असर हो रहा है और एक तरफ से गर्दन झुका के करने से बहुत सारा असर वहाँ पे भी हो रहा है। और व्यक्ति में अपने आप में इन्वॉल्व होने की वजह से दूसरों लोगों से बातचीत करना और उससे रहना सहना और सांस्कृतिक कार्यक्रम में उसका इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत भयंकर से उत्पत्ति होती है। सो मैम यही है कि जैसे आपने अभी तो एक ही एग्जांपल बताया, जैसे मोबाइल का यूज़ हम लोग कर रहे हैं तो ये हमारे फिजिकल बॉडी पे भी इफेक्ट डाल रहा है, बीमारियां कर रहा है। आई थिंक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी काफ़ी लोगों में देखने को मिल रहा है, तो उसका भी एक मेजर कॉज मोबाइल का यूज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय तक हम लोग एक हेड डाउन पोजीशन में ही रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, तो उससे हमारे सर्वाइकल रीजन में भी प्रॉब्लम होती है। काफ़ी सारे लोगों को ये दिक्कत हो रही है आजकल। और जैसा है कि आपने कहा कि सोशल लाइफ में भी काफ़ी डिस्टर्बेंस रहती है। बहुत सारे लोगों से हम लोग जैसे आगे बहुत टाइम तक, लंबे समय तक हम लोग बैठ के बातचीत किया करते थे जैसे अब हम कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल के आने की वजह से ये बातचीत बहुत कम हो गई है। बहुत रेयरली हम किसी को फ़ोन करते हैं, हालचाल पूछ लेते हैं, एक फॉर्मेलिटी जैसा मेंटेन हो गया। वो दिल से दिल का जो रिश्ता था पहले वो नहीं बन पा रहा है। अब ये तो फिजिकल और सोशल हर तरह से ही इफेक्ट कर रहा है। कुछ हद तक हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे हम अपने आप में इन्वॉल्व रहते हैं तो बगल में क्या हो रहा है हमें पता नहीं रहता है। मेरे खुद के साथी के साथ क्या हो रहा है, उसका मनोदशा कैसे, ये हम कभी देख ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। देखते हुए भी अनदेखा करते हैं, उसमें उसका मन जिज्ञासा ज़्यादा बढ़ता हुआ वहाँ पे डिप्रेशन जैसे बीमारी भी हो रहा है। उसका अंतर्गत आगे चल के आत्महत्या जैसे चीज़ भी हम देख सकते हैं। इसीलिए अपने साथ आपके सराउंड्स में क्या हो रहा है, अगल बगल में क्या हो रहा है, उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल। और मैम जैसे हम लोगों का आहार को लेके तो कुछ निदान हम लोग बता सकते हैं हमारी जनता को कि ऐसे कौन कौन से खाने पीने की चीज़ें हैं जिससे कुछ स्पेसिफिक बीमारियां हो सकती हैं, तो उसके बारे में कुछ? ये बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा कि निदान कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। निदान हर किसी व्याधि का एक कारण मान सकते हैं। अगर हम आम भाषा में बात करें, व्याधि को कोई भी चीज़ हो रहा है तो डिसीज़ हो रहा है, हर एक चीज़ के लिए एक कारण होता है। उस कारण को ही हटा दिया तो वो आगे होने वाली भयंकर सा बीमारी निकल जाता है। इस हिसाब से हम देखेंगे तो देखेंगे कि अगर जैसे मैंने पहले बताया बैक पेन, आम जनता में बहुत सारी चीज़ें बैक पेन से जुड़ी हुई रहती है। अगर कोई फीमेल मिड एज के आके वो बैक पेन कंप्लेंट कर रही है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, सिटिंग पोस्चर का प्रॉब्लम है या फिर आंतरिक उसका ऑर्गन्स में कुछ इन्फेक्शन है। जैसे गर्भाशय इन्फेक्शन में भी हमें बैक पेन दिखाई को मिल जाती है, क्योंकि एक ही नस बैक को भी सप्लाई करता है और गर्भाशय में भी सप्लाई करता है। उसके कारण से वहाँ पे एक भयंकर सा दर्द उत्पत्ति होती है, आगे चल के सायाटिक बीमारी भी हो सकती है। जैसे कि हम बैठने का पोस्चर हमें सभी को पता है, एक अच्छे से बैठने से हमारा सेहत बनी रहती है, लेकिन हम इसको भूल जाते हैं और टेढ़ा मेढ़ा बैठने के स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ घंटे के लिए बॉडी सह सकता है, अगर ये लंबा समय तक चल गया तो वहाँ पे हर रोज़ यही चल रहा है। जैसे मेरा ऑफिस में बैठ के काम करना है तो मेरा बीमार बन जाती हूँ। तो इसको लगातार होते होते आम नुस्खे को अगर मैंने अपना लिया और मेरा चिकित्सा करने की कोशिश की तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके अलावा भी सिर्फ पोस्चर ही नहीं, उसका आहार, जैसे आपने पूछा आहार का कितना बड़ा रोल है, हमने क्या किया, नॉर्मल आहार को छोड़ के रूखा सूखा आहार खाने के लिए ये कर दिया। हर एक व्याधि का उसमें पैथोलॉजी
यानी जो व्याधि उत्पत्ति हो रहा है उसका प्रक्रिया में वो सहयोग दे देता है। लेकिन जैसे कि हम देखते हैं हर एक व्याधि का एक एक अलग अलग स्टेज रहता है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज। अगर हमने अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्ट करके यानी आपका समालोचन, हमारे पास विशेषज्ञ बहुत ज़्यादा रहते हैं, हमारे नज़दीक में ही रहते हैं, उनसे आप डॉक्टर से बात करके आपका सलाह लेके उनका जानकारी के साथ साथ आप चिकित्सा लेंगे तो अर्ली स्टेज में इसको हम मिटा सकते हैं। अगर नहीं किया तो इसका बहुत भयंकर सा हमें आगे चल के हम ही उत्तरदायित्व बनेंगे और उसका भुगतान हम ही करना पड़ेगा। तब भी जाके दवाई के साथ साथ भी जो उन्होंने कहा है उसको हमने अवॉइड ना किया, जैसे मेरे बैठने का पोस्चर गलत है, खाने वाला चीज़ें गलत हैं और डॉक्टर ने सलाह दी ये चीज़ें मत करो, फिर भी अगर मैंने फॉलो करते हुए वो चिकित्सा ले ली तो बाद में जाके हमें ये महसूस होता है कि चिकित्सा का लाभ नहीं हुआ रहा, क्योंकि हमने जो कारण थे उसको मिटाया ही नहीं, उसके साथ साथ चिकित्सा ले लिया। जब ऐसे चीज़ें होता है तो आप डॉक्टर को या फिर आपके अस्पताल को गाली देने लगते हैं। इससे अच्छा है जो आपके आप्त सलाहकार विशेषज्ञ डॉक्टर आपको सलाह दे रहा है, जिस चीज़ को उन्होंने मना किया है उसको अवॉइड करते हुए करें। अगर हम इसको समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे माताएं अपने बच्चों को जब ब्रेस्ट फीड करना है तो उसके लिए पर्टिकुलर आहार विशेष दिया गया है। अगर हमने इसको ना फॉलो करते हुए हमने बाहर के दूध पिलाने के लिए बॉटल वगैरह इस्तेमाल कर लिया और उसका हमने शुद्ध करने की ना प्रक्रिया स्टार्ट किया तो उसके वजह से इन्फेक्शन बच्चों को हो जाएगी और उसके साथ साथ उसको निमोनिया जैसा भयंकर बीमारी हो सकती है, या फिर अगर उनके पेट में गड़बड़ हो गया तो पेट वाला इन्फेक्शन हो जाएगा। इससे बच्चों का ग्रोथ में और डेवलपमेंट में दोनों ही चीज़ों में हैम्पर होती जाएगी, उसमें वो बच्चा का विकास हैम्पर हो जाएगा। मैम एक्चुअली ये है कि जैसे हम अगर कुछ उदाहरण दे के समझा पाए, मान लीजिए हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो रहा है आजकल, थायराइड की बीमारियां बहुत सारे लोगों में देखने को मिले, बहुत सारे लोग थायरोक्सिन की गोलियों पे डिपेंडेंट हो गए हैं कि थायरोक्सिन गोली लेनी है सुबह, कोई 25 मिलीग्राम ले रहा है, कोई 50 मिलीग्राम, कोई 100 मिलीग्राम तक ले रहा है गोलियाँ। तो ये जैसे हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, इसका जो लाइफस्टाइल या फिर जो निदान हम लोग डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना रहे हैं जो लाइफस्टाइल, तो उससे क्या उसका इफ़ेक्ट है? ये बहुत ही भयंकर सा चीज़ है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो हर किसी व्यक्ति में एक न एक व्याधि हमेशा बनी रहती है जिसमें हार्मोन्स की बड़ी मात्रा में उसका इन्वॉल्वमेंट हुआ रहता है। जैसे हम देखेंगे तो अगर छोटी सी उम्र में से ही हमने घर का खाना छोड़ के बाहर का खाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें से आर्टिफिशियल कलर हो सकता है, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव हो सकता है, इन सब का वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है। इन सब का इन्फ्लुएंस बॉडी कब तक अपने अंदर ले सकता है, उसका एक दिन तो जवाब दे ही देगा। जो गलत चीज़ है उसको बाहर डालने की कोशिश करता है, जब हद से ज़्यादा बॉडी के अंदर वो जमा हो जाएगा, उसका एक ना एक जगह पे जाके जमा होके उसके अंतर्गत उसी तरह की बीमारी हो जाती है। अगर इन सब ने देखा है, अगर किसी का इम्यूनिटी अच्छा है, व्याधि क्षमता अच्छा है, वो उनमें एक बीमारी उतना ज़्यादा नहीं होती, लेकिन हर किसी का व्याधि क्षमता एक जैसा तो नहीं होता। तो अगर हमने रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो घर का दाल चावल रोटी छोड़ के बाहर का हम खाते रहे तो प्रिजर्वेटिव हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल कलर हो सकता है, इन सब का असर हमारा देह के ऊपर प्रतिनित्य होता रहता है। एक वक्त के बाद जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऐसा व्याधि निकल के आ जाता है। इसका भी तोड़ आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा से दिया गया है। जैसे आपके नज़दीकी डॉक्टर्स के पास पर जाएंगे तो वो सलाह दे देंगे, उस हिसाब से अगर आपने अवॉइड कर दिया कारणों को और उसके साथ साथ जो चिकित्सा ले लिया तो आगे होने वाले और कॉम्प्लिकेशंस को आप तभी हम कट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात बताई मैम आपने कि हमें बाहर का जो खाना है, जैसे कि पैकेज्ड फूड आते हैं, मैगी वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, नूडल्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे वो पास्ता वास्ता चीज़ें आ रही हैं, वो हमारे कल्चर में नहीं है, लेकिन वो चीज़ें हम लोग डेली खुद भी खाते हैं, अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं। तो अभी ऐसा है कि हम लोगों की ज़िंदगी तो चलो हम लोग एडल्ट्स हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो बचपन से ही अफेक्टेड हो जाते हैं इस चीज़ से, रोज़ रोज़ जब वो खाते हैं तो उनमें भी काफ़ी सारे हार्मोनल डिसऑर्डर्स डेवलप कर जाते हैं। अब मैम एक चीज़ और है, जैसे कि हम लोग नींद के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ कि किस टाइम पे हमें सोना चाहिए, या फिर जैसे रात में काम वाम ख़त्म करके क्या होता है लोग मोबाइल देखने में लग जाते हैं, रात के 1-2 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं, या फिर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आधी रात तक। सो इसके बारे में कुछ बताइए मैम। खुश, ये आपने बहुत ही अच्छा सा सवाल पूछा जो हमारे ज़िंदगी से जुड़ी है।
अगर हमारा अच्छा स्वास्थ्य बना रखना है तो रात में सोना बहुत ज़रूरी है और दिन में जगना। प्रकृति के एक विशेष नियम है जो जैसे है वैसे हमें करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम देखते हैं आजकल कल्चर बदल रहा है, तो कुछ लोग रात में काम करते हैं और बताते हैं कि दिन को रात की तरह हम जीते, रात को दिन की तरह जीते। ऐसे नहीं होता। इससे क्या होता है, देह का मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ता जाता है और तुरंत हम व्याधि की तरफ तेज़ी से बढ़ते जाते हैं। कि रात में अगर देर से सोते हैं तो हमारा बॉडी का रिदम बिगड़ता जाता है। इस हिसाब से अगर सुबह भी देर से उठ रहे हैं तो उसका भी असर सिर्फ हमारे काम पे नहीं, शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर एक व्यक्ति दिन में ऐसा करते करते बहुत दिन तक देर से उठने की आदत लगा दिया तो बहुत सारे ओबेसिटी जैसे व्याधियाँ आम से दिखाई देते हैं और वहाँ पे हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बिगड़ता जाता है। तो इसी के लिए अर्ली स्टेज में ही हमें चिकित्सा के लिए जाना होगा। अगर हम मान के चलेंगे, बहुत सिंपल सा नुस्खा अगर हम देखेंगे इन सब के लिए, सुबह जल्दी उठ के एक वॉक कर दिया तो अपना देह आराम से सही हो जाता है। अगर हम देखेंगे तो वॉकिंग में तो फ्री ऑफ कॉस्ट, ना पैसा इन्वेस्ट करें, कुछ भी नहीं। सुबह एक वॉक से आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेंज हो जाएगा और शारीरिक व्याधि का तोड़ मिल जाता है। तो बहुत सारे लोगों को ये भी है कि व्यायाम बोल दिया तो एक्सरसाइज करने के लिए जिम वगैरह जाते हैं। ये बहुत थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट को गलत नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन अलग है। ये है योगा जो है स्थिरम सुखम आसनम, जिसको बॉडी में सुखता आती है और स्थिरत्व पहुँचाती है, वो है योगासन। आसन से हमारा देह दृढ़ बन जाता है। लेकिन दैट विच क्रिएट एक्सर्शन इज एक्सरसाइज, जिसकी वजह से हमारा बॉडी एक्सर्ट होता है और देह में क्षीणत्व आने लगता है, वो है एक्सरसाइज। तो इसमें अगर आप अर्ली स्टेज में है, 40 के अंदर है, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन वंस द एज इज प्रोग्रेसिंग, जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है उस हिसाब से अगर आप योगा का अपना दोस्त बना लिया तो छोटे छोटे जॉइंट्स में होने वाले या बड़े जॉइंट्स में होने वाले सारे दर्द इकट्ठा कम होने लगता है। आप खुद को भी महसूस कर सकते हो एक्टिव है देह और व्याधियों से दूर रह रहा है। बिल्कुल मैम। तो ये जो एक्सरसाइज है या फिर योगा हम लोग करते हैं, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बढ़ती उम्र में हम लोग नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा 50-60 साल की उम्र जब आप पहुंच जाते हो तो हल्का फुल्का वार्म अप आप लोग कर सकते हो, या फिर मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक आप लोग कर सकते हो। उसमें शायद ब्रिस्क वॉकिंग भी बताया गया है। 30 मिनट अगर आप थोड़ा सा स्पीड चलो तो उसको हम लोग ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं। वो अगर आप लोग अडॉप्ट करते हैं तो भी बहुत सारी बीमारियों को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, आपको नहीं होंगी, है ना। और मैम ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, जैसे कि नींद के बारे में आपको जल्दी सोना चाहिए, बहुत लेट नाइट आपको नहीं जगना चाहिए, या फिर खाने पीने की चीज़ों को लेके भी मैम ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। सो मैम, ये जो निदान परिवर्जन का ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत सारे जो बीमारी के कारण हैं हम लोगों के आंखों के सामने हैं, हम लोग जानते भी हैं कि ये करने से हमें बीमारियां हो सकती हैं, फिर भी हम लोग ये करते हैं। तो इसके लिए मैम कुछ उपाय बताइए कि लोग जैसे अपने मन को कंट्रोल कर पाए या फिर समझा पाए कि ये काम हम ना करें। तो कुछ उपाय मैम उसके लिए बताइए। कुछ अगर खुद से भी मैं एग्जांपल लेती हूँ या फिर दूसरों का व्यक्ति का, मनुष्य का ये स्वभावता है ये कि जानते हुए भी गलत करना बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब हमें हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है तो दूसरों का आप्त सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे आपके नज़दीकी जो भी विशेषज्ञ हैं यानी डॉक्टर से, उनके पास जाओ और एक बार बात करो और कंसल्टेशन लो। जो भी वो लोग कहते हैं उसके हिसाब से आपको चिकित्सा करना चाहिए। और आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग ये कर देते हैं, आम से जाके हर 3 महीने में 6 महीने में कोई रिपोर्ट बनवा के लेके आते हैं और उस चीज़ को डॉक्टर के साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, या फिर रिपोर्ट्स आजकल व्हाट्सएप पर या फिर फ़ोन के थ्रू इतना जल्दी भेज देते हैं और उसको आके डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मैं हर बार अपने पेशेंट्स को यही समझाती हूँ, मैं एज ए डॉक्टर रिपोर्ट को कभी नहीं चिकित्सा करती। आपको अगर ज़रूरी है तो आपका डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि इन चीज़ों का आपका टेस्ट करवानी है, और जैसे कि वो टेस्ट होगा उसका एनालिसिस आपके डॉक्टर करेंगे और उसी हिसाब से चिकित्सा होगी। हालांकि बहुत बार ये हो जाता है रिपोर्ट बिना पेशेंट के आ जाता है और पूछते हैं कि मैम इस रिपोर्ट के आधार पे आप चिकित्सा करो। हम कभी भी रिपोर्ट को चिकित्सा नहीं करते। रिपोर्ट में भी नीचे लिखा रहता है, इसको क्लिनिकली आप जो व्यक्ति को हो रहा है उसके साथ साथ कोरिलेट करें, यानी उसको देखें और समझाएं और सब जाके चिकित्सा करें।
जब पेशेंट सामने आता है, अगर डॉक्टर को समझ में आता है कि इसको ये टेस्ट लिखनी है तो ज़रूर वो लिखते हैं। उसके हिसाब से उसको एनालाइज करके उस व्यक्ति को, आप ध्यान से सुने, उस व्यक्ति को वो चिकित्सा करते हैं, ना कि उस रिपोर्ट को। रिपोर्ट में कुछ भी खून कमी हो सकती है या फिर ज़्यादा हो सकती है, लेकिन व्यक्ति में जब हम देखते हैं तो उसमें अलग ही रहता है। बिल्कुल मैम ने बहुत ही सही बात बताई है। हेल्थ चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बॉडी का स्क्रीनिंग कराइए हर 3 महीने और 6 महीने में, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन चीज़ है कि प्रॉपर डॉक्टर के कंसल्टेशन से कराइए। कौन कौन सी आपको जो इन्वेस्टिगेशंस आप करा लेते हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये देख के कराइए। बेकार पैसा बर्बाद मत करिए। और एक बात जो मैम ने बताई कि जैसे कि हम लोग बीमारी को अगर पहले से पहचान ले, स्टेज 1 में, स्टेज 2 में, स्टेज 3 में है बीमारी, पहले से अगर हम पहचान लेते हैं तो उसको ट्रीटमेंट करना बहुत ही आसान होता है ना। तो कोई भी आपको कोई भी छोटी सी भी दिक्कत हो, आप तुरंत डॉक्टर से उसको कंसल्ट करिए। ये नहीं कि आप चले गए फार्मासिस्ट की दुकान पे और आपने बोल दी भैया ये गोली दे दो, वो गोली दे दो। बहुत बार ऐसा होता है कि मेडिसिन ऐसे इधर उधर से लेने की वजह से रिएक्शंस भी होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दब के बैठी हुई हैं, जो कि निदान, ये भी एक तरह का निदान ही है। इधर उधर की मेडिसिन लेने के कारण वो सब ट्रिगर हो जाती है, नई नई बीमारियां देखने को मिलती हैं, है ना। तो जब भी आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं अपने हेल्थ को लेके, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, आप पक्का एक स्पेशलिस्ट से, अपने आसपास के जो डॉक्टर हैं उनसे पक्का डिस्कस करिए, है ना। बहुत अच्छा लगा मैम आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं। आपने हमें इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, हमारी जनता को इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, कैसे एक्सरसाइज करना है, आहार विहार का कैसे ध्यान रखना है, नींद का कैसे ध्यान रखना है, मोबाइल, स्पेशली मोबाइल से आपको कम यूज़ करना है। मोबाइल आप स्टैंड में लगा के देखिए, हाथ में पकड़ के नीचे गर्दन करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो मैम ने हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। आगे भी हम मैम चाहेंगे आप हमारे प्रोग्राम में आएँ और हमें और भी अलग अलग बीमारियों के बारे में जानकारी दें। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आई यहाँ पे। और जैसा कि मैं रोज़ बताती हूँ कि श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फर्रुखाबाद में जो स्थित है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। मैम भी यहाँ पे डॉक्टर हैं, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में आप यहाँ पे आ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो, जैसे कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसमें डायबिटीज़ भी आ जाती है, हाइपरटेंशन आ जाता है, इनफर्टिलिटी है, पीसीओडी की दिक्कत है, तो ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आ जाते हैं। और स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, जिन लोगों को डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो रही हैं, क्योंकि उनका खान पान सही नहीं है, ब्रेस्ट मिल्क जहाँ देना चाहिए वहाँ पे बाहर का दूध हम लोग पिला रहे हैं घोल के, है ना। तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे आके डॉक्टर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। इसी के साथ हम लोग आज का अध्याय यही खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में अगले हफ्ते। आप लोगों को मेरा नमस्कार।